बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के रुए रवां और अहम जो है वो किरदार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम जो है वो यहाँ बैठक हुई और बड़े अहम फैसले हुए। एक्टिव हैं तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में मौजूद थे। इसके हवाले से हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो आखिरकार सुनने जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ओवरऑल अदलिया पर जो मंडलाते बादल हैं, ये क्या रुख इख्तियार करेंगे। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दिया था शाहिद जमील साहब, जस्टिस रिटायर्ड जो है वो शाहिद जमील, वो हमारे साथ मौजूद हैं और चंद दिन कबल तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। और बाकायदा तौर पर एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है कि किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को बाकायदा तौर पर ज्वाइन करना बतौर जज रिज़ाइन करने के बाद। और बड़े वोकल हैं ख़ास तौर पर अदलिया पर जो कदगने आ रही हैं, अदलिया की आज़ादी को जो सलब किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम आई, ट्रांसफ़र जजेज़ आए, और जिस तरह ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हो रहा है, हम मुख्तलिफ फोरम्स पर इनकी गुफ्तगू जो है वो सुनते रहते हैं। आज बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से पूछेंगे, इनकी एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तिवा है। सबसे पहले तो उसकी अपडेट, और उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस को कैसे जो वो देख रहे हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं मुख्तलिफ ऐसे माउथ पीस को, ऐसे पुटआउट किस्म के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हर सूरत मिसाल बनाया जाएगा। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए हो, किसी ज़रिए से भी हो, अदलिया को इस्तेमाल करके, अदलिया के इदारों को इस्तेमाल करके एक जज को मिसाल बनाने की ठान ली गई है। तो सर क्या कहेंगे? साकिब भाई, ये पहली बार नहीं है कि इस मुल्क की अदलिया ने कोई मुतनाज़ा फैसले या मुतनाज़ा सिमत इख्तियार की हो। हमारी पूरी इस मुल्क की तारीख पिछली 7-8 दिहाइयाँ इस चीज़ पर गवाही देती हैं कि पाकिस्तान की अवाम इंसाफ के मामले पर या अपना अगर कोई मामला हो तो हमेशा जो क्राइम सीन है वो ये अदलिया रही है, वो ये प्रेमिसेस हैं जिन प्रेमिसेस पे हम खड़े। ठीक, हर दौर के अंदर एक अब मुकदमा अवाम की जो अदालत है उसके अंदर अवाम बनाम सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, कि जिसके अंदर माजी के इनके किए हुए करतूत भी उसमें शामिल हैं और दौरे हाजिर के भी। हम हैरान हैं, तवक्को है हमारी इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों की ये तवक्को है कि आप सिर्फ इंसाफ करें, आप उसके अंदर ना कोई बायस रखें, ना उसके अंदर किसी सियासी पहलू को मद्देनजर रखें। लेकिन इस मुल्क की पूरे पॉलिटिकल सियासत पर और सियासत के अलावा जो सोसाइटी है उसके अंदर जितनी डिस्टॉर्शंस क्रिएट की गई हैं, उन डिस्टॉर्शंस में इस इदारे का कंधा इस्तेमाल हुआ है, इस इदारे का कल में इस्तेमाल हुआ है। तो ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? आज जहांगीरी साहब, बात जहांगीरी साहब की नहीं है। इसी तरह जब काजी फाइज ईसा साहब का हुआ था, बात काजी फाइज ईसा साहब की नहीं थी, इफ्तिखार चौधरी साहब की नहीं थी। बात ये थी कि क्या हम किसी और आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द जस्टिस सिस्टम किसी को ये इजाजत दे सकते हैं कि वो जजों को एट विल निकाल दे। बिल्कुल, अगर ये प्रेसिडेंट हमने बना दिया तो वैसे ही हमारी अदलिया की जो हालत है वो सो है, लेकिन उसके बाद तो फिर मुकम्मल फतह हो जाएगी अदलिया और हम उसको रेजिस्ट करेंगे जिस हद तक, जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं। 40 साल बाद शायद जमील साहब जो डिग्री है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उसको छेड़छाड़ की गई है। और उसके हवाले से एक ख़बर भी नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको पहले तो ये ऑफ़र हुई, हमारे ज़राए बताते हैं कि आप लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं, ट्रांसफ़र होके कंसेंट दें, और लाहौर हाई कोर्ट के बाद आपको पिंडी बेंच में बिठा दिया जाएगा। आपका 1.5-2 साल है, सुकून से गुजारें और इन कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाएं, तो आपके सारे केसेस जो है वो एक लम्हे में ख़त्म हो जाएंगे। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस बात पे नहीं माने तो हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफ़र भी हुई, और उनको फिर ये कहा गया कि ठीक है, आप हमारे साथ चलें और हमारे जो सिस्टम है इसके साथ चलें,
और आपको चीफ जस्टिस जो है वो बना देते हैं। उन्होंने ये ऑफर भी ठुकराई और उनको इसके बदले ये कहा गया कि केसेस सब खत्म, आपकी डिग्री बिल्कुल जनाब नई बन जाएगी। आपको हो सकता है कराची यूनिवर्सिटी ही खुद कह दे कि बिल्कुल जी हमें कोई मुगालता हो गया, तो डिग्री तो आपकी ठीक थी। लेकिन जस्टिस जहांगीरी जो है नहीं माने और उन्होंने ये ऑफर भी ठुकरा दी। और जरा ये बताते हैं कि फिर ये कहा गया कि अब देखिएगा कि लाहौर से इस्लामाबाद से कराची तक कैसे आपके साथ क्या होता है। फिर हमने देखा इस्लामाबाद से और कोई नहीं, उनका अपना इदारा इस्लामाबाद से, फिर उनका अपना इदारा सिंध से। वो जजेस के सामने खड़े थे, उनको जो है वो सुना नहीं गया, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। हैरान कौन तौर पर कि एक जज यहां से गया कि मेरी बात तो सुन लेना, मेरे खिलाफ जो आप फैसला करने जा रहे हैं नहीं सुना गया। तो अब खबरें ये आ रही हैं इधर उधर से कि उनको इसी जुडिशरी से उनको मिसाल बना दिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं सर आप इसको, इस खास किस्म की सोच को, और किस तरफ लेके जा रहे हैं अदलिया को? जिन हकायक का आपने जिक्र किया है, ये हकायक तो ज़बान ज़द आम हैं और यही कहा जा रहा है कि उनको एक मिसाल बनाया जाएगा। ये जब भी अथॉरिटेरियन सिस्टम आता है, और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बार बार आता है, और जब भी आता है तो सबसे पहले जो अताब का शिकार होते हैं या जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है वो जुडिशरी होती है। और जुडिशरी में इसलिए किया जाता है कि जो भी उन्होंने उसके बाद काम करने हैं उसकी एंडोर्समेंट जो है वो जुडिशरी से ली जाएगी। ये जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला है, और इन फैक्ट्स को सामने रखते हुए जिनको आपने बयान किया है, तो मेरा ख्याल है कि इनको शायद मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ जो मैंने सुना है कि वो कहते थे कि ये हमारी साइड का बंदा था, ये हमारे वजह से ये एडिशनल एडवोकेट जनरल बना और ये यहाँ तक पहुँचा है, तो अब ये हमें कैसे डिफाई कर सकता है। तो उन्होंने बार बार कोशिश की। एक तो उन्होंने बड़ा बोल्डली जहाँ से ये काम शुरू हुआ है और वो स्पॉटलाइट में आए हैं कि जब उन्होंने ये फॉर्म 47 वाले केसेस में एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्होंने इंसिस्ट किया कि फॉर्म 45 ओरिजिनल लेके आएँ, और उसके बाद फिर कानून बदलना पड़ा और सब कुछ करना पड़ा। और उसके बाद जो आखिरी खबर है, अब मैं चूँकि आपने खबर से शुरू किया तो मैं भी खबर शेयर कर देता हूँ। आखिरी खबर ये है कि उनको फिर अप्रोच किया गया जब ये रूल्स की एंडोर्समेंट हो रही थी कि आप अभी भी मौका है कि आप अपनी सही वाली साइड पे जो उनके मुताबिक सही साइड है उस पे आ जाएं, तो यही बातें जो आपने की हैं वो होंगी। तो इस सारे का लुबे लबाब ये तो हैं जो पब्लिक में बातें हैं, लीगल नहीं, उसके अलावा तो लुबे लबाब ये है कि वो इनको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। सिर्फ जस्टिस तारिक जहांगीरी के जुडिशरी में रहने में, और उसके पास केसेस तो उनके पहले भी नहीं लग रहे थे, बाकी जजेस के भी नहीं लग रहे, तो वो एक बेनाइन से जज तो रह सकते थे, लेकिन उनके बेनाइन जज भी रहने को ये इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि ये जो बाकी कोई लोग बैठे हुए, अगर उसमें किसी में कोई ऐसी रमक आती है कि वो कोई इस तरह का फैसला देने का सोचे, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल बनाया जाए। मैं कहा दिस इज़ दी टारगेट। तो इस अब बॉल अगेन जो मुस्तफ़ा ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज़ किए हैं, मैं तो थोड़ा डिसरेस्पेक्ट करूँगा वो वर्ड यूज़ करते हुए, यहीं पे सारा कुछ होता रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस केस में मैं इन्हीं जजेस साहिबान ने इनको कानून जो मौजूद है उसके मुताबिक डिसाइड ना किया, कोई नई जुरिस्प्रूडेंस क्रिएट करने की कोशिश की सिर्फ जस्टिस जहांगीरी को फिक्स करने के लिए, उन मकासद के लिए, तो फिर कोई एंड नहीं होगा। मैं जो मैं सेंसिटाइज करना चाह रहा हूँ उन लोगों को भी, उस वकला के ग्रुप को भी, कि ये आप काम कर रहे हैं वक्ती ट्रीटमेंट, लेकिन जो आप प्रेसिडेंट सेट कर देंगे इसका बहाव, आज ढलान दूसरी तरफ है, कल को ये ढलान आपकी तरफ भी हो सकती है जो मौजूद जजेस हैं और जुडिशल सिस्टम है। तो फिर इन्हीं केसेस और इन्हीं जजमेंट का बहाव और इसके शिकार आप भी हो सकते हैं। तो खुदारा इस इंस्टीट्यूशन को बचाएं। ये इंस्टीट्यूशन, मैं बेंच में बैठा था तो मैं इस इंस्टीट्यूशन का
एक एसेंशियल पार्ट था, आज मैं वकील हूँ तो मैं उतना ही एसेंशियल पार्ट हूँ। तो हमें मिल के इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है। ये इंस्टीट्यूशन बचेगा तो मुल्क अनारकी से बचेगा, और ये इंस्टीट्यूशन बचेगा तो मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, जिसके वो हमने दोनों जिसके कारकुन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, और मुस्फा ने मुझे परसुएड करके वहाँ पे लेके आए हैं कि जी दिस इज़ द प्रॉपर फोरम टू स्पीक। तो इंशाल्लाह हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आर्गूमेंट्स के अलावा जो सेंसिटाइज करने वाली चीज़ें हैं, ये हमारे दोनों की रिक्वेस्ट को बेंच आर्गूमेंट ही ट्रीट करे और इसको सिंपैथेटिकली सोचे इस पे। और मौजूद कानून मौजूद है। मज़र साहब की जजमेंट अभी 2023 की मैं खुद पढ़ रहा था, जिसमें पैरा 10 में उन्होंने मेलाफाइडी के ऊपर लिखा है कि ये जो इन्फॉर्मर है या रिलेटर है, अगर उसकी मेलाफाइडी है या इस पूरे को वारंटों में कोई मेलाफाइडी है तो वो एंटरटेन ही नहीं हो सकती। तो यहाँ तो मेलाफाइडी डिग्री से शुरू हो रही है। जिस तरह केस को, एक ऑब्जेक्शन केस को डीबी के सामने लगाया गया और उसको फिर पब्लिकली ये कह के कि ये हम अभी डिसाइड नहीं कर रहे, आपको सुनेंगे। कोर्ट तो कभी इस तरह की मिस स्टेटमेंट नहीं करती, और वो मिस स्टेटमेंट लोग कह रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद थे कि अंदर जाके उन्होंने वो ऑब्जेक्शन भी रिमूव कर दिया, उसको मेन नंबर लगवा लिया, और नंबर लगवाने के बाद एक हेयरिंग तो कम से कम जरूरी है ना उसकी। जी आप फॉर्मल सी रख लें, आप दोबारा लगने के बाद कोई हेयरिंग नहीं, नंबर लगने के बाद आप खुद ही बैठ जाएं, उसी दिन ही बैठ के कोई हेयरिंग तो कर लेना। आपने हेयरिंग भी नहीं की है और आपने उसको अंदर ही बैठ के। और दो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ जो आज मैंने आर्गूमेंट्स में देखी, मेरी इंटरप्रिटेशन ये कि ये इंटरम ऑर्डर नहीं है जो यहाँ पे चैलेंज हुआ है, बिकॉज इंटरम ऑर्डर होता है टिल द पेंडेंसी ऑफ फाइनल डिसीजन ऑफ द पिटिशन, जिसमें उसको कर रहे हैं उसको इंटरम ऑर्डर कहा जाता है। ये उन्होंने ऑर्डर किया टिल द डिसीजन बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, तो ये तो फाइनल रिलीफ है ना। ये तो आपने एक ऑर्डर पास कर दिया, फाइनल ऑर्डर, और इसको इंटरम ऑर्डर नहीं ट्रीट करना चाहिए, ये फाइनल ऑर्डर है। और जिसमें ये सारी इरेगुलरिटीज हैं और जिसको मेलाफाइडी नहीं तो और क्या कहा जा फाइनल प्लस कहें, क्योंकि उन्होंने एसजीसी में भी पहुंच गए। एसजीसी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस डिवीजन बेंच के साथ क्या लेना देना है? एसजीसी जब चाहे जैसे चाहे वो करेगी, उसने स्टे देना है, रोकना है, वो करेगी ना। तो डिवीजन बेंच तो एसजीसी से ऊपर चला गया ना, उसको एक अम्ब्रेला फराहम कर रहा है। हालांकि एसजीसी में सालों केस चलते हैं, तो एसजीसी कभी उस जज को काम करने से नहीं रोकती। तो आपने ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट कर दी है, और मैं तो उस वक्त से डर रहा हूँ कि ये जूरिस्प्रूडेंस कहीं अपहोल्ड ना हो जाए और फिर ये मुल्क एक और अनार्की की तरफ चला जाएगा। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आप बहुत मुतहरिक हैं। पिछले 2024 अक्टूबर में ये आई थी, अब फिर अक्टूबर आ चुका है। अब मसला ये है कि जो जुडिशरी है, हुकूमत है, बज़ाहिर टस से मस नहीं हुए। इवन उन्होंने एक साल में वो पिटीशन एक दफ़ा फरवरी में लगाई, अब बड़ी मुश्किल से शोर मचा के लोगों ने उसके बाद अभी लगाई है। अभी 7 अक्टूबर को इसकी हियरिंग होनी है। तो आपको क्या लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के फोरम से जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, प्लस जो वकला हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शंस हैं, उनका जो आउटकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको लगता है कि वकला भी मुतारिक हो सकेंगे और आप अपने फोरम पे इस किस्म का मुतारिक या कोई लोगों को मुतारिक कर सकेंगे कि लोग बाहर निकलें या कोई आवाज़ उठाएं? वगरना तो 27वीं तरमीम आ जाएगी, फिर 28वीं आ जाएगी, उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है। साकिब भाई, जहाँ तक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ताल्लुक है, जिस वक्त ये आई और जिस तरीके से आई और फिर जिस तरीके से इन द मैनर इट वाज पास्ड, कि उस वक्त एक हाउस मुकम्मल ही नहीं था। सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस नहीं हुए थे। अख्तर मेंगल साहब एक जमात के सरबराह हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनकी जमात के अरकान को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने अपना एफिडेविट अदालत में जमा कराया है कि मेरी जमात के लोगों के साथ ऐसे एंड द मैनर इन विच इट वाज पास्ड, ये बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से किया गया है। अब उसमें इशू ये है कि उसके जो असरात थे, हमने तो फौरन उसको समझ लिया, हमें नज़र आ गया कि इसके असरात अदलिया के ऊपर किस तरीके से सामने आएंगे। लेकिन बहुत सी जो हमारी वकला बरादरी थी, लीगल फ्रेटर्निटी थी, उसके अंदर उसके असरात उस तरह से फौरन वो समझ नहीं पाए। अब 1 साल गुजर चुका है।
इस एक साल के अंदर लोगों को उसके असरात से मुकम्मल आगाही हो गई है कि 26वीं आईनी तरमीम थी क्या, 26वीं आईनी तरमीम के मकासद क्या थे, और अब अगर मकासद ये थे कि जिसके अंदर जज साहिबान को अपॉइंट करने के लिए उनके इंटरव्यूज सियासी कायदीन के घरों के अंदर हो, तो अब तो वो सब ने देख लिया कि किस तरह के लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल हासिल कर लिया अदलिया के ऊपर, बेंच फिक्सिंग के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने एक मुकम्मल परमानेंट तलवार लटका दी किसी भी जज के ऊपर, और वो ये थी उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की शक रखकर। यानी कि अगर अब आपने एक जज जो हर वक्त अपने कंधे के ऊपर ऐसे देख रहा हो कि मैंने अगर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दिया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये होंगे कि मेरी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन खराब कर दी जाएगी, तो आपने तो इरोड कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 26वीं आईनी तरमीम जिस शक्ल में हमारे सामने अब एक साल बाद मौजूद है, और हम तो बड़ा अरसा ये तवक्को करते रहे कि ये केस जल्द बुनियादों पे सुना जाएगा, इसलिए नहीं कि इस केस से हमें कोई पॉलिटिकली कोई फायदा हासिल हो रहा है, पॉलिटिकली हमें कोई फायदा इससे हासिल नहीं होगा। ये तो इस अदलिया के लिए, इस इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये हम इनके पास आए कि जनाब जी आप अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको बचाएं। हम पिटिशनर बन के आपके पास आए हैं, ना कि आपको ये पिटिशनर बनना पड़ा है, और आप ही के इंडिपेंडेंस को हम चाहते हैं कि वो थोड़ी बहुत जितनी है वो कायम रहे। और अब तो सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई है, आपने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़िम्नन जिक्र किया। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो हम खदोखाल सुन रहे हैं, जी वो खदोखाल इवन दो कि अभी तक सारी ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, नेशनल असेंबली में, सेनेट में जो हमारे दोस्त अहबाब जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, अगर इन जज साहिबान को सिर्फ ये पता चले कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है तो हौलनाक उसके नताइज बरामद होने। तो देयरफॉर हम तो ये चाहते हैं और अभी एजिटेट करेंगे, जिस तरह जज साहब अभी कह रहे थे, हमने तो इसके अंदर पहला नुक्ता जो एजिटेट करना है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन नॉट हियर दिस पिटिशन अगेंस्ट द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पॉइंट, क्योंकि रीजन ये है कि आप तो खुद उसकी पैदावार है। नीमो जुडेक्स कॉज़ सुआ, मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ये तो बुनियादी नेचुरल जस्टिस के, और फिर अगर आप खुद बैठकर अपने बारे में ही फैसला देंगे तो किसी तौर पे भी इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता। सो हम तो इसको पूरा एजिटेट करेंगे, और हमारा जो व्यू है कि ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, उस वक्त की फुल कोर्ट को जो उस वक्त मौजूद थी। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पास हुई है, ये बाद की जो एडिशंस हैं 8-9 जजेस की, ये भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो अगर वो फुल कोर्ट इसको सुनती है और एक फेयर हेयरिंग देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जिसके अंदर इसके तमाम पहलू डिस्कस हो, तो आपके पास इंडिया की भी एग्जांपल्स हैं। वहां पर जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, स्पेशली जो जजेस की अपॉइंटमेंट के मुतालिक थी, उसको वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया। फिर उसके अलावा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वाला केस मौजूद है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, आई थिंक वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर द इंडिपेंडेंस, सेम्बलेंस बरकरार रहे इंडिपेंडेंस की। तो लेट्स होप के शायद जमीर साहब, एक मुख्तसर सा आखिरी सवाल, खबर ये आ रही है कि 7 अक्टूबर को बेंच बैठेगा, बेंच सुनेगा, बेंच को कहा जाएगा कि आप फुल कोर्ट में ये केस भिजवाएं, उस फुल कोर्ट में। लेकिन बेंच जो है ये फैसला कर सकता है मुमकिन तौर पर कि हम फुल कोर्ट में ही भिजवा रहे हैं, और फुल कोर्ट वो जो आईनी बेंचेस के अभी के जजेस हैं, मतलब 15 जजेस जो है उसमें पुराने हैं, नए हैं, वो कोई उसमें तफरीक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये खबर आ रही है कि ये मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट भी करेंगे और फुल कोर्ट में वो जजेस नहीं होंगे, सिर्फ ये 15 होंगे। देखें, ये एक प्योरली लीगल क्वेश्चन है। एक कानून में होती है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी ये होती है कि अगर कोई जज साहब केस सुन रहे हैं और कोई भी बंदा एतराज़ कर देता है और उसको ये एहतमाल होता है कि शायद ये जज साहब किसी पार्टी के जानने वाले हैं या इसमें कभी वकील रहे हैं, तो कानून शायद उनको मना नहीं करता है बैठने से। लेकिन प्रोप्राइटरी ये होती है कि वो जज साहब रिक्यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह हुआ।
तो ये एक तो प्रोप्राइटरी का एस्पेक्ट है। तो जो अभी बात की है, प्रिंसिपल तो यही है कि नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन काज, लेकिन एक और प्रिंसिपल है कि जिस चीज़ की आप प्रोडक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो आपका मेकर है, मैन्युफैक्चरर है, आपका प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस चीज़ है वो उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकती। यानी उसको मैं अगर लीगल टर्म्स में बताऊं तो जैसे एक ट्राइब्यूनल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का के अंदर टैक्स का ट्राइब्यूनल, वो टैक्स का ट्राइब्यूनल उसकी क्रिएशन होने की वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन को अल्ट्रा वायरीज नहीं कह सकती, ये एस्टेब्लिश लॉ है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ के विच इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ दी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो उसको रिवर्स नहीं कर सकती। ये तो है लीगल पॉइंट। और प्रोप्राइटरी ये है, और मैं अगेन इस तवसत से अपने एक्स कोलीग्स को, अब ऑनरेबल जजेस को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको फुल कोर्ट की तरफ ले जाएं और अपने कॉन्शियस में बैठ के आप खुद डिसाइड करें कि आपको इस केस में बैठना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री लिखी जा रही है और ये हिस्ट्री कभी माफ़ नहीं करती। हिस्ट्री में कोई अप्रोच नहीं कर सकता जो अब हिस्ट्री लिखी जाती है। आज जस्टिस मुनीर जितना काबिल जज बहुत कम है। अगर आप उनकी जजमेंट्स उठा के पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, एक डिसीशन वो अयूब खां की दोस्ती में अब सुना है कि शायद उन्होंने दिया था, इकट्ठे शिकार खेलते थे, वो उनको एक एग्जाम्पल बना दिया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनको भी पीछे छोड़ गए काजी फायज ईसा साहब। उन्होंने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी ये सिंबल वाले केस में, उसकी वजह से ये अमेंडमेंट आ गई है, तो वो भी सदियों याद रखे जाएंगे। तो ये माइलस्टोन्स हैं, वो बेहतर भी बन सकते हैं, वो गलत भी बन सकते हैं। तो मैं प्रोप्राइटरी की तरफ ज़्यादा आर्ग्यू करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इन जजेस से कि आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं और ये फुल कोर्ट बैठे। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में और बेंचेस में फ़र्क है। 26वीं आईनी तरमीम ने बेंच बनाया है, कोर्ट को ख़त्म नहीं किया, तो फुल कोर्ट आज भी बैठ सकती है। अब अगला ये सवाल है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस आए हैं उसको फुल कोर्ट का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं तो एक लार्जर विजडम पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप इस बहस में जाएंगे तो आप फिर चीज़ों को ख़राब कर रहे होंगे। अगेन the judges who have been elevated after 26th amendment, they should look into their own conscience और उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि उनको इस बेंच में बैठना है कि नहीं बैठना है। तो फिर शायद इस मुल्क पे कोई अल्लाह ताला भी रहमत कर दे और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएं और हम बोनाफाइडी काम करने शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और शाहिद जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी बात सिर्फ नाज़रीन मैं करूँगा कि जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं, सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब मखसूस नशिस्तों के केस का जो नज़रसानी थी वो सुनी जा रही थी, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ वो जजेस जिनकी तरफ शायद जमील साहब ने इशारा किया कि उनको खुद देखना चाहिए कि हमें इसमें बैठना चाहिए या नहीं, तो उस वक़्त हुआ कुछ यूँ कि वो सारे बैठे, उन्होंने केस पहले सुना हुआ भी नहीं था। ये पॉइंट आउट भी किया गया कि ये पहले किसी और ने सुना है और वो जज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि वो जजेस मौजूद हैं और मैं जो है वो उठ के जा रहा हूँ। वो जो पहला इम्तिहान था उसमें तो मैं ये समझता हूँ वो नाकाम हुए। अब 26वीं आईनी तरमीम में शाहिद जमील साहब ने जज रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने जो पॉइंट उठाया है यकीनी तौर पर वो मुअज़्ज़ज़ जजेस भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब देखना ये है कि इस पॉइंट पर कान धरेंगे या नहीं धरेंगे। तो आपको हम मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।